करेंगे आईटीआई के ट्रेड ड्राफ्ट्समैन सिविल फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ड्राफ्ट्समैन सिविल को डीएमसी से भी जाना जाता है। जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है कि यह ड्राफ्ट्समैन सिविल फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि अगस्त 2024 में पूछा गया है। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 44 क्वेश्चंस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साथियों आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा और एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आप सभी क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। और साथियों इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम जैसे CITS की तैयारी कर रहे हैं, तब भी यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बारी क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं, तब तक आपको ये आइडिया नहीं लगता है कि एग्जाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके अकॉर्डिंग आप अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथियों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ITI ड्राफ्ट्समैन सिविल या ITI DMC के फोल्डर में जाकर आप इस ट्रेड की सभी वीडियो को वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ट्रेड थ्योरी का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द रूफ रनिंग बिटवीन द ईव्स एंड द रिज। ईव्स और रिज के बीच रूफ का किनारा या एज है वो क्या कहलाती है। तो ईव्स और रिज के बीच रूफ का जो किनारा है या एज है वो कहलाती है हमारी वर्ज। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट नेम मार्क एज एक्स एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताइए। तो जो पार्ट आपको एक्स दिखाई दे रहा है ये हमारा एक कॉर्निक है। तो कॉर्निस में क्या होता है कि एक प्रकार की इमारत या फिर वास्तु शिल्पीय विशेषता है, जैसे दीवार के शीर्ष पर सबसे ऊपर की ओर निकाली हुई कोई सजावटी ढलाई या फिर विवरण होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्निस। तो ये जो सिंबल मार्क एक्स से किया गया है ये हमारा है क्या है, कॉर्निस है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सीमेंट रेशियो यूज इन द गुनिटिंग मेथड ऑफ डीपीसी। डीपीसी की गुनिटिंग विधि में प्रयुक्त सीमेंट का जो अनुपात है वो कितना है। तो यहाँ पर डीपीसी का मतलब होता है डैम प्रूफ कोर्स। कई बार एग्जाम में आपसे डीपीसी की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम मकान का निर्माण करते हैं, जब फाउंडेशन तैयार करते हैं, नींव तैयार करते हैं, तो उसके ऊपर एक डीपीसी लेयर तैयार की जाती है, तो उसको हम बोलते हैं डैम प्रूफ कोर्स। तो उसमें जो सीमेंट का जो रेशियो रखा जाता है वो रखा जाता है 1:3। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सेंटर लाइन लेआउट ऑफ हाईवे ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर हाईवे के सेंटर लाइन लेआउट का नाम क्या है। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, मान लो कोई डबल रोड है इस तरीके से, तो एक रोड ये हो गया, एक रोड ये हो गया, तो इसके बीच में क्या होता है कि मान लो यहाँ तो कुछ ना कुछ जैसे पेड़ पौधे लगे होते हैं, एक रोड के बीच में एक लाइनिंग होती है, इस तरफ एक लाइनिंग होती है, मतलब ये क्या हो गया, इस तरफ ट्रैफिक चलेगा। तो इनके में मेन जो लाइन होती है वो किस लिए दी जाती है, वो रोड के अलाइनमेंट के लिए दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई बार येलो लाइन होती है, वाइट लाइन होती है, तो ये मतलब एक तरीके से अगर 4 रोड है तो ये 4 लेन हो गया। तो 2 आने के रास्ते हो गए, 2 जाने के हो गए। तो इनके बीच में क्या होता है कि 2 रास्तों के बीच में एक लाइन लगा दी जाती है, वो येलो कलर की भी हो सकती है, वो वाइट कलर की भी हो सकती है। तो वो किस लिए लगाई जाती है, वो लगाई जाती है रोड को अलाइनमेंट के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो साथियों आप जब भी क्वेश्चन को देखते हैं तो वीडियो को पॉज कर खुद से क्वेश्चन को रीड आउट किया करो, सभी ऑप्शनों को भी ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि मैं जो आपको ऑप्शन बता रहा हूँ वो राइट क्यों है, बाकी रॉन्ग क्यों है, इससे आपको ये पता भी चल जाएगा। अगर मैं आपको सभी ऑप्शंस पढ़कर बताऊंगा लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप पहले से ही ट्रेड थ्योरी को आप अपनी क्लास में या सेल्फ स्टडी से आप पढ़ चुके हैं। जस्ट क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अगर आप इस पेपर को भी अपने CBT ITI के CBT एग्जाम में पढ़कर चले जाते हो तो आप आसानी से पास हो सकते हैं, क्योंकि ITI के CBT एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं।
अगर आप इसके अलावा रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेथड ऑफ द सर्वेइंग एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए जो सर्वे के मेथड है वो कौन सा एक मेथड है। तो आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जैसा अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये जो मेथड होता है इस मेथड का नाम है हमारा चक्रमण विधि या फिर ट्रावर्सिंग विधि। या एक तरीके से कैसे हम इसको ट्रावर्सिंग मेथड। तो इस मेथड में होता क्या है, इन दिस मेथड विच इज यूज टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल पॉइंट बाय मेजरिंग द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द सीरीज ऑफ द कनेक्टेड लाइन एंड दिस टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द पॉइंट। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर जैसे डिफरेंट लाइन आपको दिखाई दे रही है, उन लाइनों को मिला के एक तरीके से लेंथ को मेजर किया जाता है और डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है और उनके जो रिलेटिव पोजीशंस की पॉइंट होते हैं उनको ज्ञात किया जाता है। तो इन दिस मेथड मेनली यूज टू एस्टेब्लिश द कंट्रोल पॉइंट बाय मेजरिंग द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ द कनेक्टेड लाइन्स एंड दिस टेक्निक इज यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफरेंस इन रिड्यूस लेवल बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव कंटूर्स। दो लगातार एक के बाद एक तो कंजिक्यूटिव कंटूर या फिर दो लगातार आकृतियों के बीच जो रिड्यूसिंग लेवल के अंतर को हम क्या कहते हैं। तो दो लगातार आकृतियों के बीच के जो रिड्यूसिंग जो लेवल होता है उसको हम बोलते हैं कंटूर इंटरवल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रस कंसिस्ट ऑफ द थिन टिम्बर सेक्शन एट इट्स टॉप कोड कर्व। किस ट्रस में टिम्बर का पतला भाग होता है जिसका ऊपरी भाग घुमावदार या फिर कर्व होता है। तो ये होता है हमारा बेलफास्ट ट्रस का। तो बेलफास्ट ट्रस कंसिस्ट ऑफ ए थिन टिम्बर सेक्शन एट इट्स टॉप कर्व्ड एरिया या सॉरी कर्व्ड एक तरीके से कोड कर्व। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोन ज्वाइंट यूज इन द स्टोन मैसनरी एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए स्टोन मैसनरी में उपयोग किए जाने वाला जो स्टोन ज्वाइंट है वो क्या है। तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ मैसनरी वर्क किया गया है, उसमें जो स्टोन जो पत्थरों को आपस में जोड़ा गया है या जो स्टोन ज्वाइंट दिया गया है वो किस प्रकार का ज्वाइंट है। तो ये हमारा सैडल ज्वाइंट। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। जो चित्र में दिखाया गया जो ज्वाइंट है मैसनरी ज्वाइंट है, इस तरह के ज्वाइंट को हम बोलते हैं सैडल ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच रूफ इज यूजफुल दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द सर्कुलर ब्रिक। कौन सी रूफ उपयोगी है जो सर्कुलर ईंट पर प्रदान की जाती है। तो ये होती है हमारी बैरल वाल्व्ड सेल रूफ। बैरल वाल्व्ड सेल रूफ इज यूजफुल दैट इज प्रोवाइडेड ऑन द सर्कुलर ब्रिक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज़ द स्लोप यूजुअली गिवन इन आरसीसी फ्लैट रूफ। आमतौर पर आरसीसी फ्लैट रूफ पर कितना स्लोप दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 1/60 मतलब 60 में से एक कितना स्लोप दिया जाता है। तो यहाँ पर आरसीसी का मतलब होता है री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो ये भी एग्जाम में आपसे जनरली इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द प्रोप्स ऑफ बीम्स फॉर ए स्पैम ऑफ 3 मीटर इन द फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क में 6 मीटर के स्पैम के लिए प्रोप्स के बीम को हटाने के लिए न्यूनतम अवधि कितनी होती है। तो फ्रॉम या एक तरीके से फॉर्म वर्क में 6 मीटर के स्पैम के लिए प्रोप्स के बीम को हटाने का जो न्यूनतम पीरियड होता है टाइम पीरियड होता है वो होता है 21 डेज। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब घरों में हम लेंटर वगैरह छत वगैरह डालते हैं तो नीचे बल्ली वगैरह लगाई जाती है। तो बल्ली एक तरीके से लेंटर के नीचे कितने दिन तक लगाई जाती है, लगभग 21 दिनों तक। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सरफेस दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट। वह कौन सी सतह है जो सभी बिंदुओं पर गुरुत्वाकर्षण की दिशा के लंबवत होती है। तो ये होती है हमारी लेवल सरफेस। तो लेवल सरफेस दैट इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी एट ऑल पॉइंट। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आर्च कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन
जोइस्ट और द फ्लैट आर्च, लकड़ी के जोस्ट और फ्लैट आर्क या आर्च पर जो निर्मित आर्च है वो कौन सी आर्च होती है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की आर्चेज होती है, तो ये होती है हमारी रिलीविंग आर्च। तो रिलीविंग आर्च कंस्ट्रक्टेड ओवर ए वुडन जोइस्ट और ए फ्लैट आर्च। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ड रॉक विदाउट डिफेक्ट। दोष रहित हार्ड रॉक की मैक्सिमम सेफ बेयरिंग जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है हमारी 310 टन या एक तरीके से मीट्रिक टन पर स्क्वायर मीटर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी, 330 मेट्रिक टन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द मैक्सिमम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द हार्ड रॉक विदाउट एनी डिफेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फर्स्ट एड टू द गिवन टू स्टॉप द ब्लीडिंग ऑफ द विक्टिम। पीड़ित के रक्त रसाव को रोकने के लिए दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा क्या है। तो मान लो किसी वर्कशॉप में, इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं या अपनी ITI की वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो आपको मान लो किसी कारणवश अगर कोई चोट लग जाती है और उसकी वजह से आपका खून बह रहा है, तो हमें सबसे पहले करना क्या है, तो अपने हाथ से या किसी भी साफ़ कपड़े से जहाँ से ब्लड निकल रहा है उस पॉइंट को दबा कर रखना है ताकि जो ब्लीडिंग है वो बाहर ना हो। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो फर्स्ट एड देकर आप हॉस्पिटल में एडमिट करा सकते हैं। तो भाई अप्लाइंग प्रेशर ओवर द इंजर्ड पोर्शन, घायल हिस्से पर दबाव डालकर, तो वो हाथ के द्वारा भी डाला जा सकता है या किसी साफ कपड़े से हाथ पे पकड़कर लगाया जा सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री कैन बी मेजर इन द सर्कुलर प्रोटेक्टर। एक सर्कुलर प्रोटेक्टर में अधिकतम कितनी डिग्री मापी जा सकती है। तो प्रोटेक्टर क्या होता है कि मेन जो जिसे हम चांदा बोलते हैं, मेनली यूज टू मेजर द एंगल और टू ड्रा द एंगल। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से या चांदे की हेल्प से हम एंगल को माप भी सकते हैं और एंगल को बना भी सकते हैं। अगर सर्कुलर शेप में प्रोटेक्टर है तो हम कितनी डिग्री एंगल को मेजर कर सकते हैं या कितनी डिग्री एंगल को बना सकते हैं। हम 360 डिग्री एंगल तक मेजर कर सकते हैं और 360 डिग्री एंगल तक बना भी सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टोन ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए स्टोन ज्वाइंट का नाम क्या है। तो आपको एक मैसनरी या स्टोन ज्वाइंट दिखाया गया है। तो इस प्रकार का जो जोड़ होता है, जैसे एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, बीच में लाइनिंग दिखाई दे रही है, तो इसको हम बोलते हैं टेबल्ड ज्वाइंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कारपेंट्री ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर। आकृति में दिखाए गए कारपेंट्री ज्वाइंट का नाम क्या है। तो कारपेंट्री क्या होता है कि मान लो एक लकड़ी ये है एक लकड़ी है, इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, जैसा कि आप इस पोर्शन पे देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से जब लकड़ियों को आपस में जोड़ा जाता है तो इसको हम बोलते हैं टी हाफ ज्वाइंट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मतलब टी की फॉर्म में बन रहा है ज्वाइंट तो इसलिए बोल देंगे टी हाफ ज्वाइंट। आधा अंदर है तो इसलिए उसका बोला जा रहा है टी हाफ ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड बी द लेफ्ट साइड व्यू ड्रॉन एट द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन इन रिलेटेड टू द एलिवेशन। एलिवेशन के संबंध में फर्स्ट एंगल के प्रोजेक्शन पर लेफ्ट साइड व्यू है वो कहाँ पर ड्रा किया जाना चाहिए। तो ये किया जाता है टू द राइट साइड। एलिवेशन होता है एक तरीके से फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू के किस साइड में ड्रा किया जाएगा, वो किया जाएगा राइट साइड व्यू में, टू द राइट ऑफ द एलिवेशन, एलिवेशन के राइट साइड व्यू में। तो ये होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, पहले फ्रंट व्यू बनाया जाता है, उसके नीचे टॉप व्यू, और इसके बाद में अगर जो लेफ्ट साइड व्यू इज ड्रॉन टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रंट व्यू एंड राइट साइड व्यू इज ड्रॉन टू द राइट ऑफ द फ्रंट व्यू। मार्केट दोपहर 3:30 बजे बंद होता है, पर ट्रेडिंग सिर्फ स्टॉक्स और इंडाइसेस तक थोड़ी ना लिमिटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, टू द राइट ऑफ द एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बैक बेयरिंग ऑफ AB इफ द फोर बेयरिंग ऑफ द AB इज 63 डिग्री 30 मिनट। जो AB दिया गया है वो फोर बेयरिंग का जो AB दिया गया है या अग्र दिक्मान का जो दिया गया है वैल्यू वो 63 डिग्री 30 मिनट। तो हमें AB का जो पश्चात दिक्मान है वो निकाल के बताना है। तो आप दिया हुआ है फोर बेयरिंग, आपको निकालना है बैक बेयरिंग। तो इसका एक फार्मूला होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बैक बेयरिंग इज इक्वल्स टू फोर बेयरिंग प्लस में 180।
तो यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई हमें, 4 बेरिंग दिया गया है, तो 4 बेरिंग कितना दिया गया, 63 डिग्री प्लस 30 मिनट, सॉरी दोबारा बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या दिया गया है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा बैक बेरिंग इज इक्वल्स टू 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री। तो यहाँ पर 4 बेरिंग की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 63 डिग्री 30 मिनट प्लस 180 डिग्री। जब हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 243 डिग्री और 30 मिनट। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है बैक बेरिंग इज इक्वल्स टू 4 बेरिंग प्लस 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच मेथड ऑफ द सोइल एक्सप्लोरेशन इज एसेंशियल टू द सोइल टेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम। बांध के निर्माण के लिए मिट्टी की जांच करने के लिए मृदा अन्वेषण की कौन सी विधि आवश्यक होती है। तो जो कोई भी अगर बांध का निर्माण करना है, तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, तो पहले वहाँ की मिट्टी को जांचा जाता है एक तरीके से, उसकी जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है। कोई ऐसा हो नीचे कीचड़ वगैरह हो तो हो सकता है जो हम डैम वगैरह बनाए वो नीचे ही धंस जाए। तो सबसे पहले बांध के निर्माण के लिए मिट्टी की जांच करने के लिए मृदा अन्वेषण की जो डीप बोरिंग मेथड है उस विधि का जांच कराई जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सुपर इम्पोज लोड यूज फॉर ऑफिस एंड द चर्चेज। ऑफिस और चर्च के लिए कितना अतिरिक्त भार लगाया जाता है। तो ऑफिस और चर्च के लिए जो अतिरिक्त भार लगाया जाता है, सुपर इम्पोज लोड अप्लाई किया जाता है, वो किया जाता है 400 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। एक स्टैंडर्ड डाटा होता है, ये रिसर्च के बाद ही निकाले गए डाटा होते हैं, तो इनको हमें मेमोराइज ही करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डिपार्चर ऑफ द लाइन मेजर टुवर्ड्स राइट वर्ड। दाईं तरफ मापी गई रेखा के जो डिपार्चर का नाम क्या होता है। तो ये इसे हम कहते हैं ईस्टिंग। तो ईस्टिंग इज द नेम ऑफ द डिपार्चर ऑफ द लाइन दैट इज मेजर टुवर्ड्स द राइट वर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम क्या है। तो आपको जो चित्र दिखाया गया उसमें जो पॉइंट एक्स से इंडिकेट किया गया है तो वो है हमारा हॉट बिटुमेन कोटिंग। तो ये कोटिंग चढ़ाई गई है उसके ऊपर, एक तरीके से एक पत्थर आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ाई गई है वो किसकी चढ़ाई गई है, हॉट बिटुमेन कोटिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच डोर इज सुटेबल फॉर लिफ्ट इन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग। आवासीय भवन में लिफ्ट के लिए कौन सा दरवाज़ा उपयुक्त होता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि कहीं भी आप घूमने गए हो मॉल वगैरह में या कोई रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होती है, फ्लैट वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जो लिफ्ट होती है एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए, उसका जो गेट होता है वो स्लाइडिंग गेट होता है। स्लाइडिंग गेट का मतलब होता है कि वो इस तरीके से खुलता है, मान लो इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, या ऐसे चैनल लगे होते हैं, आधा इस तरफ चला जाएगा, आधा इस तरफ चला जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है, स्लाइडिंग डोर्स लगे होते हैं। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग द एज ऑफ वन पीस ऑफ टिम्बर टू द अनदर बाय कटिंग ग्रूविंग अक्रॉस इट्स ग्रेन्स। टिम्बर के एक पीस के एज को उसके ग्रेन के बीच में ग्रूव्स कटिंग पर कर दूसरे पीस की जो सिंकिंग की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी हाउसिंग। तो क्वेश्चन में जो दी गई है ये हमारी डेफिनेशन है हाउसिंग की। तो हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग द एज ऑफ वन पीस ऑफ टिम्बर बाई अनदर बाई कटिंग ग्रूव अक्रॉस इट ग्रेन। तो मतलब क्या होता है कि एक पीस को दूसरे पीस में डाला जाता है और एक पीस में ग्रूव होता है, मतलब एक तरीके से जगह होती है, उसके अंदर दूसरे पीस को डाल दिया जाता है और आपस में दो पीसों को ज्वाइन करा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाउसिंग। जैसे कि हमने पीछे डायग्राम और भी आए थे, मतलब एक ऐसे आया था, एक पीस को ऐसे और यहाँ पर पीस को फिट किया गया था टी शेप में, मतलब एक पीस ये हो गया लकड़ी का, एक ये हो गया, इसमें स्लॉट काट दिया जाता है पहले पीस में इस तरीके से, सेकंड पीस को यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हाउसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर शुड बी द लेफ्ट साइड व्यू डन एट द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन इन रिलेटिव टू द एलिवेशन।
तो एलिवेशन के संबंध में थर्ड एंगल के प्रोजेक्शन पर लेफ़्ट साइड व्यू कहाँ पर ड्रान किया जाता है? तो ये किया जाता है, अगर थर्ड एंगल की बात करते हैं तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, पहले मान लो यहाँ पे शायद मैंने पहले आपको फर्स्ट एंगल का बता दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है आपको मैं दोनों को ही बता देता हूँ। थर्ड एंगल में क्या होता है कि फ्रंट यहाँ पर बनाएंगे हम, फ्रंट के ऊपर टॉप को बनाया जाता है और साइड व्यू यहाँ पर बनाया जाता है। वो साइड व्यू दो बनाए जाते हैं, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो ये बात है थर्ड एंगल की। इसी तरीके से फर्स्ट एंगल में क्या होता है, आ गया साइड, तो इस तरीके से फर्स्ट एंगल में बनाए जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। तो यहाँ पर एलिवेशन का जो मतलब होता है वो होता है एक तरीके से फ्रंट व्यू। तो पहले सबसे पहले क्या बनाया जाता है, फ्रंट व्यू बनाया जाता है या एलिवेशन बनाया जाता है। उसके बाद टॉप व्यू इज़ ड्रान बिलो द फ्रंट व्यू, देन लेफ्ट साइड व्यू इज़ ड्रान टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रंट व्यू एंड राइट साइड व्यू इज़ ड्रान टू द राइट ऑफ द फ्रंट व्यू। तो इसका अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टू द लेफ्ट ऑफ द एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विच मेथड ऑफ द साइट एक्सप्लोरेशन इज सुटेबल टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द बेड रॉक और द स्ट्रेटम? मिट्टी की खोज का कौन सा तरीका बेड रॉक या स्ट्रेटम की गहराई का पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है? तो मिट्टी की खोज का जो एक मेथड होता है ये होता है हमारा सब सरफेस साउंडिंग मेथड। इसको जो तरीका होता है ये बेड रॉक या स्ट्रेटम की गहराई को पता लगाने के लिए उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज एंड हाइट इन द मिलीमीटर फॉर मटेरियल लिस्ट एंड डायमेंशनिंग इन ड्राइंग? ड्राइंग में मटेरियल लिस्ट या डायमेंशनिंग के लिए मिलीमीटर के आकार या ऊंचाई कितनी होती है? तो ये ऊंचाई होती है हमारी या साइज होता है वो 3 से 4 होता है। तो 3 to 4 इज द साइज एंड हाइट इन द मिलीमीटर ऑफ द मटेरियल लिस्ट एंड डायमेंशंस इन द ड्राइंग इज रिक्वायर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द RF इफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द डिस्टेंस इज 5 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय 25 मिलीमीटर लेंथ? यदि दूरी 5 मीटर की जो वास्तविक लंबाई को 200 मीटर लंबाई द्वारा दर्शाया जाता है तो RF फैक्टर है वो क्या होगा? तो यहाँ RF का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा मैप डिस्टेंस, जो मैप में जो डिस्टेंस है वो दर्शाई जा रही है कितनी, और टू द एक्चुअल डिस्टेंस कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेटिव का फार्मूला। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या RF फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैप डिस्टेंस टू द एक्चुअल डिस्टेंस। तो यहाँ में दो डायमेंशन दी गई है, जो मैप डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है 25 और एक्चुअल डिस्टेंस दी गई है 5 मीटर। तो ये लेकिन दोनों की यूनिट अलग है और हमें ये पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो दोनों को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो RF कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया था कि मैप डिस्टेंस कितनी है 25 मिलीमीटर और जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है 5 मीटर है। तो मीटर को हम जब मिलीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, नीचे 3 जीरो आएगा। जब इसकी हम कटिंग करेंगे काटेंगे तो कितना आएगा 1/200। आप काट लेना कट जाएगा। 5 से देंगे तो जैसे 5 5 25, 5 से देंगे तो 1000 आ जाएगा। 5 से फिर काटेंगे तो 5 दूनी 10 0 0, तो 1/200, तो 1:200। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्शन इफ द रिसीडिंग लाइंस आर ड्रॉन टू द हाफ स्केल? यदि आवर्ती रेखाएं 1/2 स्केल पर आरेखित हो तो प्रोजेक्शन क्या होता है? तो ये प्रोजेक्शन कहलाता है हमारा कैबिनेट प्रोजेक्शन। जो कैबिनेट प्रोजेक्शन इफ द रिसीडिंग लाइन आर ड्रॉन टू द हाफ स्केल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग अगेंस्ट द टर्माइट्स टू रिमूव द स्टम्प्स रूट्स लॉक्स एंड द वेस्ट? स्टम्प्स रूट्स लॉक्स और कचरे को हटाने के लिए इमारत को दीमक से बचाने के लिए क्या उपचार होता है? तो ये करा जाता है प्री कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट। जब भी हम मकान का निर्माण करते हैं तो उससे पहले ही हम इन चीज़ों को कंसिडर करके चलते हैं कि वो जो टर्माइट्स की जो समस्या है, स्टम्प की, रूट की, लॉक्स की या कोई भी वेस्ट की कोई समस्या आती है तो उनको पहले ही दूर किया जा सके। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जाता है प्री कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है वो क्या है। तो जैसा कि आपने ईंट देखी होगी या ब्रिक देखी होगी, तो उसका जो लंबा हिस्सा होता है या लॉन्गर जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। ये जनरली एग्जाम में जो मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी आपको, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो जो ईंट का जो लॉन्गर फेस होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर, और जो छोटा फेस होता है जिसे हम एक तरीके से विड्थ बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हेड। ऊपर और नीचे का जो पोर्शन होता है, टॉप और बॉटम जो फेस होते हैं उसको बोलते हैं हम बेड। तो लॉन्गर साइड या लॉन्गर फेस को बोलते हैं स्ट्रेचर, शॉर्टर साइड को बोलते हैं हेडर, और टॉप और बॉटम फेस को बोलते हैं हम बेड। तो यहाँ पर जो ईट मार्क की गई है, जो पॉइंट एक्स दिखाया गया है, वो लंबाई को दर्शा रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे हेड है लेकिन लंबाई को दर्शाया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्ट्रेचर। तो स्ट्रेचर होता है लॉन्ग फेस या लॉन्ग साइड ऑफ द ब्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिप्रेशन और द रिसेस इनसाइड द डोर फ्रेम टू रिसीव द डोर शटर। डोर शटर प्राप्त करने के लिए डोर के फ्रेम के अंदर एक डिप्रेशन और रिसेस है, वो क्या है। तो ये कहलाता है हमारा रिबेट। तो डोर शटर प्राप्त करने के लिए डोर के फ्रेम के अंदर एक डिप्रेशन और रिसेस रिबेट कहलाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज आर रिकमेंडेड टू सेट द कंक्रीट जनरली इन द मद्रास टेरेस रूफ। मद्रास टेरेस की छत पर कंक्रीट को आमतौर पर कितने दिनों में सेट करने के लिए रिकमेंडेड की जाती है। तो ये की जाती है मेनली 3 डेज में। तो आपने देखा होगा कि एक तरीके से जो मद्रास टेरेस रूफ होती है उसकी जो कंक्रीट को आमतौर पर 3 दिनों में सेट होने की सलाह दी जाती है, रिकमेंडेड की जाती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ब्रिक बैट कंक्रीट थिकनेस यूज इन द मद्रास टेरेस रूफ। मद्रास टेरेस रूफ में इस्तेमाल की जाने वाली ईट बैट कंक्रीट की जो मोटाई होती है वो कितनी होती है। तो मद्रास टेरेस रूफ में इस्तेमाल की जाने वाली ईट बैट कंक्रीट की जो मोटाई होती है वो होती है 75 मिलीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ राइजर इन ए स्टेयर। एक सीढ़ी में राइजर की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। तो ये होती है हमारी टोटल हाइट ऑफ द फ्लोर टू द नंबर ऑफ राइजर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ द टूल एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए टूल का जो मेन उपयोग है वो क्या है, या जो मेन उपयोग होता है कि ये जो टूल है ये कील को निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो एक्सट्रैक्टिंग नेल फ्रॉम द वुड्स, लकड़ी से कील को निकालने के लिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द एरर दैट आर फिटिंग ऑफ टेबल एंड ट्राइपॉड बीइंग लूज। टेबल और ट्राइपॉड की फिटिंग ढीली होने पर होने वाली जो त्रुटि है उसका नाम क्या है। तो टेबल और ट्राइपॉड की अगर फिटिंग ढीली हो जाती है तो इस एरर को हम बोलते हैं एक तरीके से इंस्ट्रूमेंटल एरर या एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो एरर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसी के अंदर कोई त्रुटि है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट एज शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए टेस्ट का नाम क्या है। तो आपको एक चित्र दिखाया गया है, इसमें आपको देखकर बताना है कि जो चित्र में दिया गया है ये कौन सा एक टेस्ट है। तो ये हमारा एक तरीके से कोलिमेशन इन एजीमुथ टेस्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजीमुथ टेस्ट में कोलिमेशन। तो इन अजीमुथ टेस्ट द कोलिमेशन रेफर्स टू द एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ साइट ऑफ द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट like the theodolite and to ensure it perpendicular to the horizontal axis। तो अजीमुथ टेस्ट एक कोलिमेशन होता है जिसमें एडजस्टमेंट की जाती है लाइन ऑफ साइट की। ये इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे थियोडोलाइट होता है इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट होता है। ये परपेंडिकुलर टू होता है एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द फैक्टर 1:1 रिप्रेजेंट। फैक्टर 1:1 क्या दर्शाता है। तो ये दर्शाता है हमारे फुल स्केल को। तो जो 1:1 है वो रिप्रेजेंट करता है फुल स्केल को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द विच टाइप ऑफ द एक्सेलेटर इज कॉमनली यूज। आमतौर पर किस प्रकार का एक्सेलेटर प्रयोग किया जाता है। तो आप कहीं भी जैसे मॉल वगैरह में किसी बस स्टैंड या मेट्रो स्टेशन पर गए होंगे तो जो सीढ़ियाँ होती है, जो एक्सेलेटर होते हैं, जो स्वयं चलने वाली या स्वयं संचालित एक्सेलेटर होती है, उसमें जो एक तरीके से होती है वो किस प्रकार की होती है, होती है स्टेप टाइप। जैसे हमारे घरों में जो सीढ़ियाँ होती है मैनुअली हम चढ़ते हैं, इसी प्रकार की वो सीढ़ियाँ होती है, लेकिन वो स्वयं चालित होती है, मतलब ऑटोमेटिक चलती रहती है ये एक्सेलेटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द सेल्फ अलाइंग लेवल। सेल्फ अलाइंग लेवल का दूसरा नाम क्या है। तो सेल्फ अलाइंग लेवल का ही दूसरा नाम होता है ऑटोमेटिक लेवल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ड्रा द इरेगुलर शेप, इरेगुलर कर्व्स एंड द आर्क्स। अनियमित आकृतियों, अनियमित वक्रों, चापों आदि के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। तो कोई भी हमें इरेगुलर शेप को डिजाइन करना है, इरेगुलर कर्व बनाना है, कोई भी आर्क जनरेट करनी है, तो इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फ्रेंच कर्व। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो साथियों ये थे 44 क्वेश्चन हमारे ट्रेड थ्योरी के। अब जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो आप जानते होंगे कि रेक्टेंगल क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजा है वो बराबर होती है। इसकी ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, मतलब लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो हमें लंबाई कितनी दी गई है, अगर हमें इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई या लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। तो लंबाई दी गई है हमें 10 और चौड़ाई दी गई 8। तो एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 इंटू में 8। तो 10 की 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 529 का जो वर्गमूल है वो क्या है। तो वर्गमूल निकालने के दो तरीके होते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम बात करते हैं तो जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए उनके आपस में ही मल्टीप्लाई कर दो। 13 की 33 से, 13 की 13 से, 23 की 43 की 43 से। जब हम आपस में इनकी गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जहाँ पे भी हमें 529 मिल जाए वो हमारा राइट आंसर होगा। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है जो स्क्वायर रूट निकालने का होता है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, 5 to 9। इसमें क्या होता है कि पेयर को पीछे से कंप्लीट किया जाता है। तो 29 का एक पेयर हो गया, तो यहाँ पर पेयर बनाने के लिए हम 0 लगा देंगे पेयर को कंप्लीट करने के लिए। अब जो वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी वो यहाँ लिखी जाएगी। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, एक बचा पेयर में ही ऊपर से नीचे उतरता है, 29 नीचे आ जाएगा। इसमें इसको ऐड किया जाता है, कितना हो जाएगा 4। अब कितने पे जाएगा, 3 पे। तो 1 to 9। तो राइट आंसर कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर विल द फ़ारेनहाइट एंड द सेंटीग्रेड थर्मोमीटर्स गिव द सेम रीडिंग। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये टेम्परेचर होता है हमारा -40 डिग्री सेल्सियस। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर होते हैं दोनों सेम रीडिंग प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज 6 to 5। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसकी क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर दिया गया है। तो स्क्वायर क्या होती है, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। मान लो ये ए है तो सारी ए हो जाएगी। तो इसका अगर एरिया निकाला जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, कैपिटल ए से डिनोट करता हूँ, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ या साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो ए इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया हमें दिया गया है, कितना दिया गया, 625 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए को निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, √6 to 5। तो 625 का हमें वर्गमूल निकालना है। अच्छा वही तरीका है, पहले पेयर को कंप्लीट करेंगे पीछे से। पेयर को कंप्लीट करने के लिए 0 लगा दिया। अब कितने पे जाएगा, 2 पे। 2 दूनी में 4, 6 में से 4 गया तो 2, ऊपर से 25 ही उतारा, इसमें इसको ऐड कर दिया तो 4। अब कितने पे जाएगा, 5 पे, 225। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 25 मिलीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमारा इंसुलेटर है वो है हमारी माइका। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। जिसे मिक्का भी बोला जाता है, माइका भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हैड इट्स पावर टू रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इज रिलीज। धातु का वह कौन सा गुण बल लगाने पर विरूपित और बल हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आने की क्षमता रखता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास एक रबड़ है, रबड़ के हमने दोनों तरफ बल लगा दिया या फोर्स लगा दी। तो कुछ समय बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे हम फोर्स को लगाते जा रहे हैं तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी और डायमीटर है वो कम हो जाएगा। तो जैसे हमने फोर्स लगा रखी है, अब जैसे ही इस फोर्स को हम हटाएंगे तो ये जो रबड़ है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी मटेरियल लगता है उसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल हैज इट्स पावर टू रिटर्न टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स इज रिलीज। जो हमने फोर्स लगा रखी है उसको जब हम हटाते हैं, छोड़ते हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी रखती है मेटल वो कहलाती है इलास्टिसिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रत्यास्थता या फिर इलास्टिसिटी। तो ये थे 6 क्वेश्चन हमारे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। अब जो 25 क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ FYI इन SMS। SMS में FYI का जो विस्तारित रूप है वो क्या है। तो आप देखे होंगे जब भी आप SMS या कोई भी जैसे व्हाट्सअप के ऊपर चैटिंग करते हैं, स्नैपचैट पे चैट करते हैं, तो आप कुछ शॉर्ट वर्ड लिखते हैं तो दूसरा बंदा भी समझ जाता है, उनका अगर फुल फॉर्म उसको पता है तो SMS का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस और FYI का मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि ASAP होता है एज सुन एज पॉसिबल, तो इसी तरीके से FYI होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरें। हमें एक सेंटेंस दिया गया और इसमें हमें तुलना करनी है। तो योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, मेरी पेंसिल से जो तुम्हारी पेंसिल है वो नुकीली है, मतलब तुलना की जा रही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए डू नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। तो अगर हम मान लो किसी के साथ अपने जो पासवर्ड है या OTP है या कोई भी पिन वगैरह अगर शेयर कर देते हैं तो हम असुरक्षित नहीं है, हमारे साथ कभी भी फ्रॉड या साइबर फ्रॉड या कोई भी धोखा हो सकता है, तो हम असुरक्षित हैं। तो हमें कभी भी अपने जो पासवर्ड वगैरह पिन वगैरह है हमें कभी भी किसी के साथ डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, कभी भी किसी को नहीं बताने चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन, किसी को भी पासवर्ड बताना। तो अगर हमने किसी को भी पासवर्ड बता रखे तो हम असुरक्षित है, तो ये आती है हमारी इंफॉर्मेशन डू नॉट कैटेगरी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द स्मार्ट गोल S स्टैंड फॉर। तो स्मार्ट गोल में S का मतलब क्या है। तो जनरली आपके एग्जाम में क्या होता है कि स्मार्ट की जो पूरी फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जाती है और किसी एक अल्फ़ाबेट की, कभी S की, M की, A की, R की, T की, किसी भी अल्फ़ाबेट की भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पर S का पूछा गया है। तो यहाँ पर स्मार्ट की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्पेसिफिक, मजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। तो S का मतलब हो गया स्पेसिफिक। तो स्मार्ट की होती है स्पेसिफिक, मजरेबल, अचीवेबल, रिलीवेंट एंड टाइम बाउंड। ये ख्याली रील्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द लेटेस्ट एंड द इफेक्टिव मीन्स ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। तो आज के दिन जब आप देखते हैं कि पहले तो लेटर पोस्ट किए जाते थे, पोस्टमैन लेके आता था घरों में, लेकिन आजकल इन चीज़ों का चलन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया क्योंकि मल्टीमीडिया का ज़माना आ गया है। तो मेल वगैरह है, व्हाट्सअप के थ्रू ही हम डॉक्यूमेंट्स को भेज लेते हैं। तो ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो मेल के द्वारा किया जाता है या ईमेल के द्वारा किया जाता है। उसकी फुल फॉर्म होती है ईमेल की इलेक्ट्रॉनिक मेल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एंड द इफेक्टिव मीन्स ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन। तो आधुनिक संचार का नवीनतम और जो प्रभावी साधन है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्प्रेड शीट आर सेव विद एक्सटेंशन। स्प्रेड शीट को किस एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। तो MS एक्सेल की जो भी फाइल होती है या किसी भी फाइल का एक्सटेंशन देखकर हम पहचान सकते हैं कि ये किस प्रकार की फाइल है।
जैसे डॉट PDF लिखा हुआ है किसी के बाद में एक्सटेंशन के रूप में, तो इसका मतलब ये किसकी फ़ाइल है, ये PDF की फ़ाइल है। डॉक्स लिखा हुआ है तो ये MS वर्ड की फ़ाइल है। डॉट XLS या डॉट XLSX लिखा हुआ है तब भी MS एक्सेल की फ़ाइल है। तो आप एक्सटेंशन देकर आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार की फ़ाइल है। तो यहाँ पर पूछा गया है तो जो स्प्रेडशीट आर सेव विद एन एक्सटेंशन, जो MS एक्सेल के अंदर जो सीट होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट XLS। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट है वो लंबाई वार मुद्रित होता है। तो जब भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी होती है, शॉर्टकट की होती है, वो होती है Ctrl+P। तो जब भी हम Ctrl+P को दबाते हैं तो हमारे पास दो ओरिएंटेशन आ जाती है पेज की, एक होती है हमारी लैंडस्केप, एक होती है हमारी पोर्ट्रेट। तो जो पोर्ट्रेट होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी होती है, अगर किसी भी प्रिंट को हमें लेंथ वाइज निकालना है किसी भी टेक्स्ट को तो भी पोर्ट्रेट ही कहलाता है। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंटिंग करते हैं तो पोर्ट्रेट ही रहता है, अगर लेंथ वाइज प्रिंटिंग की जा रही है तो पोर्ट्रेट होता है, अगर विड्थ वाइज प्रिंटिंग करते हैं तो वो कहलाती है हमारी लैंडस्केप। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, देन विच ओरिएंटेशन, देन ओरिएंटेशन विल बी द पोर्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी इन ए जॉब और वर्क इज, नौकरी या काम में होना क्या कहलाता है। अगर आप कहीं भी प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं पे भी आप नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास रोजगार है या आप एम्प्लॉई हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी अवॉइड ड्यूरिंग द प्रोबिंग, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो जांच के दौरान इंटरप्टिंग द कस्टमर, ग्राहक को बाधित करना, तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन द बॉडी लैंग्वेज अकाउंट फॉर, आमने सामने के संचार में जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो कितने % मैटर करती है। तो ये रिसर्च के बाद ही डाटा दिए जाते हैं कि अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेस टू फेस वार्ता कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कितने % मैटर करती है। जैसे कि हम देखा होगा कोई भी जब हम कम्युनिकेट करते हैं कभी सर का इंडिकेशन, इशारा करते हैं, हाथ के द्वारा कुछ चीज़ों को बताया जाता है, तो जो बॉडी हमारी जो मैटर करती है वो करती है 55%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेबिट कार्ड विल हैव हाउ मैनी डिजिट नंबर्स, डेबिट कार्ड में कितने अंकों की संख्या होती है। तो डेबिट कार्ड बोलते हैं ATM कार्ड को। तो ATM कार्ड के ऊपर आपने देखा होगा 16 डिजिट लिखे होते हैं 4-4 के पेयर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग इज मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स, कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। तो कुछ न कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनना क्या कहलाता है, डायवर्सिटी या फिर विविधता। तो समथिंग इज मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट इज नोन एज डायवर्सिटी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है आवाज़ का उतार चढ़ाव, कभी आवाज़ तेज़ होती है कभी मंदी होती है, तो इसको हम बोलते हैं आवाज़ का उतार चढ़ाव या फिर इंटोनेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4P ऑफ ए पब्लिक सेल पिच आर, एक अच्छी बिक्री के जो 4P है वो कौन कौन से होते हैं। तो ये होते हैं हमारे पिच, पिक्चर, प्रोमिस एंड प्रूफ। तो दीज आर द 4P ऑफ द पब्लिक, एक तरीके से गुड सेल पिच। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड ऑफिस एडिकेट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार माना जाता है। आप मान लो कहीं पे भी काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है चाहे प्राइवेट जॉब में है, गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट जॉब में कहीं में भी है, तो आपको हमेशा एक तरीके से ऑफिस के लिहाज से हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कभी जीन्स टी-शर्ट, ट्राउज़र या लोअर टी-शर्ट कभी पहनकर ऑफिस में चले गए। तो ये एक ऑफिस के शिष्टाचार से या एक अच्छे कार्यालय शिष्टाचार से अच्छा नहीं माना जाता है। तो हमें हमेशा फॉर्मल ड्रेस पहननी चाहिए। तो वन शुड ड्रेस फॉर्मली, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहनना चाहिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस, अच्छे तनाव के जो संकेत हैं इनमें से कौन सा है। तो मान लो जब भी हमें कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम ज़्यादा लंबे समय तक प्रॉब्लम को सोचते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें टेंशन या तनाव
डेवलप हो जाता है और उससे लॉस ऑफ स्लीपिंग भी होती है, हमें नींद वगैरह नहीं आती है। तो समस्या का हमें समाधान ढूंढना है, कभी भी समस्या को लंबे समय तक नहीं सोचना है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक सोचेंगे तनाव महसूस करेंगे, स्ट्रेस डेवलप होगी, लॉस ऑफ स्लीपिंग होगा। तो डू नॉट लीन फॉर ए लॉन्ग टर्म टेंशन एंड लॉस ऑफ स्लीपिंग। लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती अगर हम एक तरीके से स्ट्रेस मुक्त है, एक अच्छा स्ट्रेस, एक तरीके से स्ट्रेस मुक्त है, मतलब गुड स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस हमें नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईमेल where you will add the recipient email address whom you want to send the copy of an email। जो ईमेल एड्रेस है, ईमेल का पता है, कहाँ जोड़ेंगे यदि आपको ईमेल की कॉपी किसी दूसरे व्यक्ति को भेजनी है। तो मैं पूरा ही प्रोसेस बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड से। उसके बाद लॉगिन होने के बाद जो डैशबोर्ड खुलता है तो उसमें कंपोज का ऑप्शन होता है, तो कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक छोटी मिनी विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है। उसमें क्या है कि एक 2 होता है, 2 में उसका एड्रेस लिखा जाता है जिसको हम मेल कर रहे हैं। एक होता है हमारा सीसी 2 के नीचे, तो वो सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, मतलब वही मेल हम दूसरे व्यक्ति के पास भेज रहे हैं, तो मतलब उसकी कॉपी भेज रहे हैं, तो कार्बन कॉपी बोलते हैं। एक तरीके से उसी के नीचे होता है बीसीसी, उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो वो भी एक तरीके से मेल की कॉपी भेज जाती है, वो थर्ड पर्सन को भेजी जाती है। और उसके बाद नीचे हम सब्जेक्ट लिखते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और फाइल को अटैच कर देते हैं अगर कोई हमारे पास फाइल हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन केवल यही पूछा गया है कि मेल की कॉपी अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भेजनी है तो जो उसका जो ईमेल एड्रेस है वो कहाँ पर डाला जाता है, तो वो डाला जाता है सीसी के अंदर, मतलब सीसी का मतलब हो गया कार्बन कॉपी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड इज। ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या है। मान लो आप शॉपकीपर हैं, आपके पास कस्टमर आया, बार बार आ रहा है लेकिन वो ऐसा सामान मांग रहा है कि आपके पास वो सामान है ही नहीं। तो आप कस्टमर की डिमांड को पूरा करने के लिए एक सर्वे करेंगे कि किस कस्टमर की क्या क्या डिमांड रहती है, उनसे बातें करेंगे कि आप क्या क्या प्रोडक्ट लेंगे ताकि मैं वो प्रोडक्ट अपनी शॉप के अंदर रख लूँ। तो उससे क्या है कि कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और आपकी जो डिमांड है, कस्टमर की जो डिमांड है वो भी आप फुलफ़िल कर पाएंगे। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये उनसे बात करके या फिर सर्वे कराकर हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो ग्राहकों की ज़रूरतों की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे बात करके या फिर उनसे सर्वे करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सपेंशन ऑफ द रैम इज। रैम का जो विस्तारित रूप है वो क्या है। तो रैम का विस्तारित रूप होता है, फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट। अपने आप को विकसित करने के लिए अपने आप को क्या करना चाहिए। अगर हमें अपने आप को विकसित करना है और जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें खुद को पहले जानना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ कमजोरियां होती है, कुछ ताकत होती है, मतलब कुछ वीकनेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ पॉइंट होते हैं। तो जितनी भी वीकनेस है उनको हमें हाईलाइट करना और स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना है और हमें जीवन में आगे बढ़ना है। तो तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं जब हमारे कोई कमजोरियाँ ना हो, आलस ना हो, बोरियत महसूस ना कर रहे हो, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने आप को विकसित करने के लिए हमें खुद को जानना होगा क्या क्या हमारी कमजोरियाँ, उन कमजोरियों को ख़त्म करना होगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट करना होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। निम्न स्तर की भाषा को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर के अंदर 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज को हम बोलते हैं मशीनी भाषा या फिर मशीन लैंग्वेज। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान करना शामिल होता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मान लो किसी ने कोई चीज़ पूछी, क्या ये चीज़ आपके पास है, आप बिना बोले मतलब सर को हिला देंगे हाँ है, या ना कर देंगे नहीं है। या कोई आप घर से कोई अलविदा हो रहा है, आप टाटा बाय बाय करते हैं, हाथ हिलाते हैं, मतलब बिना बोले जो इंडिकेशन या संकेत दिया जाता है तो वो कहलाता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो द कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथिक्स मीन्स। नैतिकता का अर्थ क्या है। तो नैतिकता का अर्थ होता है यह तय करना कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है।
एथिक्स मीन्स डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए डू ऑफ द डिस्कस एडिकेट्स। चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा सही है। मान लो कोई मीटिंग चल रही है, कोई किसी टॉपिक पर कोई डिस्कशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि उस टॉपिक पर हम ही बोले जा रहे हैं, हमें दूसरों को भी मौका देना और दूसरों की बात को भी हमें सुनना है। तो दूसरों की बात को सुनना या लिसन टू द अदर एक अच्छा शिष्टाचार माना जाता है डिस्कशन या चर्चा के हिसाब से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट्स आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग द जॉब्स। निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट है नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है। तो जब भी आप अपनी ITI पास करेंगे तो आप नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, नौकरी का जो प्लेटफॉर्म है आप उसको सर्च करेंगे कहाँ कहाँ पे नौकरियाँ निकली हुई है। तो ये नौकरी हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम, जैसे firstnaukri.com है, साइन है, सिरोस है, लिंक्डइन है। तो डिफरेंट साइट होती है जॉब को सर्च करने की, लेकिन twitter.com एक ऐसी वेबसाइट नहीं है जॉब को सर्च करने के लिए। नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग द जॉब्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो साथियों ये था हमारा ड्राफ्ट्समैन सिविल फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको यह पेपर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF को डाउनलोड करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट कोई समस्या रहती है तो आप मुझे कमेंट करके या मेरी मेल ID से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आएँ या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।